नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। इंडियन न्यूज प्राइम टाइम एडिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज प्राइम टाइम में हम आपके और देश के सरोकार की बात करने जा रहे हैं। आज हम आपको मौत के आंकड़े नहीं बताएंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार या फार्मा इंडस्ट्री। कोरोना की पहली लहर तक देश में हर दिन रेमडेसिविर की 38,80,000 डोज तैयार की जाती थी, लेकिन दूसरी लहर आने के बाद इस दवा की मांग इतनी ज्यादा बढ़ी कि कंपनियों को इसका उत्पादन बढ़ाना पड़ा। इसके बावजूद कालाबाजारी अपने चरम पर क्यों जा पहुंची। रेमडेसिविर खास तौर पर उनको दी जाती थी जिनको लंग से संबंधित बीमारी होती थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में जब कोरोना के म्यूटेंट ने संक्रमितों के लंग्स पर असर डालना शुरू किया तो बाजार में इसकी कमी होने लगी और देखते ही देखते बाजार से गायब हो गई। इसके बाद जमाखोरों ने इसकी कालाबाजारी शुरू कर दी। हालांकि इसे बनाने वाली कंपनियों ने भी मांग को देखते हुए इसके दाम में भी बढ़ोतरी की है। ऐसे में इंडियन न्यूज के कुछ सवाल हैं। मसलन, रेमडेसिविर की कालाबाजारी के पीछे आखिर कौन है? रेमडेसिविर को लेकर आखिर क्यों मारामारी इतनी दिखाई पड़ रही है? रेमडेसिविर पर कौन फैला रहा है अफवाह? रेमडेसिविर पर इतना कंफ्यूजन आखिर क्यों बना हुआ है? और बड़ा सवाल रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग के लिए है। कौन है जिम्मेदार, सरकार या फार्मा इंडस्ट्री? देश में कोरोना महामारी चरम पर है। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत को भी अपनी चपेट में इस तरह से लिया कि यहाँ हर दिन लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इन संक्रमितों के लिए इलाज और दवाएं कैसे मुहैया कराई जाएं। कोरोना महामारी से पहले देश में इस दवा को देश की 7 कंपनियां बनाती थी, जहां हर महीने रेमडेसिविर की 38,80,000 डोज तैयार की जाती थी। कोरोना की दूसरी लहर से पहले रेमडेसिविर का इतना उत्पादन देश की मांग पूरा करने में सक्षम था, लेकिन जैसे ही देश में कोरोना की दूसरी लहर आई, इस दवा की मांग हद से ज्यादा बढ़ गई। सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन एक तरीके से देखें तो सोशल मीडिया रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग के लिए जिम्मेदार है। दरअसल इस दवा का इस्तेमाल कोरोना की पहली लहर में भी हो रहा था, लेकिन उस वक्त इसका नाम शायद ही किसी को पता था। लेकिन दूसरी लहर में जब संक्रमित लोगों की तादाद ज्यादा होने लगी तो उनके दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले भी सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से रेमडेसिविर के जुगाड़ में लग गए। इससे हुआ यह कि जमाखोरों को इसकी बढ़ती मांग का अंदाजा लग गया और उन्होंने मार्केट से इसे लगभग गायब कर दिया। जब दवा की बाजारों में शॉर्टेज होने लगी और जरूरतमंदों तक ये दवा नहीं पहुंची तो लोग इसे किसी भी तरह से खरीदने को तैयार हो गए। यही वजह रही कि एक दवा जिसकी कीमत 3,500 रुपए है, उसे कालाबाजारी करके जमाखोर 50 से 60,000 रुपए में बेचने लगे। यही नहीं, कुछ जगह तो ये दवा ब्लैक में 1 लाख रुपए तक में बेची गई। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के बीच एक और चीज बेहद अहम है। आखिर जिस दवा की कालाबाजारी कर जमाखोर लाखों करोड़ों बना रहे हैं, वो दवा है क्या? रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जिसकी आजकल बेहद मांग है और कई जगहों पर इसकी कालाबाजारी हो रही है। आज से करीब 1 दशक पहले तक इस दवा को हेपेटाइटिस सी और सांस संबंधी वायरस का इलाज करने के लिए एक अमेरिकी दवा कंपनी मेसर्स गिलियड साइंसेज ने बनाया था। देश में दवा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 11 अप्रैल से केंद्र ने दवा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और कई राज्य सरकारों ने अस्पतालों को कोविड-19 संक्रमण के गंभीर मामलों में ही पीड़ित लोगों को ही दवा देने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल देश में 7 भारतीय कंपनियां मेसर्स गिलियड साइंसेज के साथ स्वैच्छिक लाइसेंसिंग समझौते के तहत रेमडेसिविर का उत्पादन कर रही हैं। उनके पास हर महीने लगभग 38,80,000 यूनिट दवा का उत्पादन करने की क्षमता है। हालांकि आज तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि इस दवा से कोरोना वायरस को ठीक करने में मदद मिलती है। और हमारे साथ इस वक्त मनु शर्मा जयपुर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे संपादक आईटीवी नेटवर्क के। मनु जी, क्या है रेमडेसिविर को लेकर राजस्थान में स्थिति और क्या जिस तरह की मारामारी, जिस तरह की कालाबाजारी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से देखने में सामने आई, वो क्या राजस्थान में भी दिख रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राजस्थान के भी हालात वही हैं। अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 21 अप्रैल से 16 मई के बीच में जो केंद्र सरकार की ओर से 2,48,000 के करीब इंजेक्शन रेमडेसिविर के यहाँ पर आवंटित किए गए थे, जो कोटा उनको आवंटित होता है। अभी तक जो सप्लाई हुई है 10 तारीख तक, वो जो रिकॉर्ड मिला है उसके हिसाब से 1,48,900 इंजेक्शन यहाँ पहुंचे हैं।
अब आप देख सकते हैं कि आधी संख्या के अंदर यहाँ पहुंचे हैं, तो किस तरीके से उस इंजेक्शन के लिए मारामारी हो सकती है वो आप जान सकते हैं कि जितनी कोटा अलॉट हुआ उसका आधा इंजेक्शन यहाँ पहुंचा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर एक प्रक्रिया अपनाई गई थी रेमडेसिविर के लिए। पहले सीधे तौर पर राजस्थान सरकार के अंडर में था पूरा मामला, ड्रग कंट्रोलर इसको देखता था और सारे इंजेक्शन कोई स्टॉकिस्ट बाजार में नहीं बेच सकता था, एक इंजेक्शन भी। लेकिन निजी अस्पतालों ने आकर के दबाव बनाया राज्य सरकार के ऊपर कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको चेंज की जाए। तुरंत ही राज्य सरकार ने व्यवस्था चेंज करी और रातों रात स्टॉकिस्ट के यहां से निजी हॉस्पिटल्स ने सारे इंजेक्शन अपने कब्जे में कर लिए। आज हालात ये है कि अगर पैसा दे रहा है मरीज हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो उनके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, नहीं इंजेक्शन नहीं लगाए जाते हैं। इसी कारण से दूसरे आसपास के स्टेट से यहां भी इंजेक्शन पहुंच रहे हैं। यूपी से यहां पर इंजेक्शन बेचने वालों का गिरोह जो है जयपुर के अंदर पकड़ा गया, जो 30 से 40 हजार रुपए में इंजेक्शन बेच रहा था। अभी हाल ही में 2 दिन पहले अजमेर के अंदर 2 लड़कियों को पकड़ा गया जिनके पास में 10 इंजेक्शन बरामद हुए हैं और 10 इंजेक्शन को वो प्रति इंजेक्शन 25 हजार रुपए के हिसाब से बेच रही थी। तो तमाम जगह ये हालात बने हुए हैं, जितनी आवश्यकता है उतना पहुंचने का माल। दूसरा, स्टॉकिस्ट ने जो दबाया हुआ है वो एक परेशानी का कारण बना हुआ है। निजी अस्पतालों ने अपने कब्जे में कर लिए सरकार से व्यवस्था बदला करके, तो आज ये हालात पैदा हो गए। अब वापस से राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई है, प्राइवेट हॉस्पिटल अपने रिक्विजिशन भेजते हैं सुबह कि आज हमारे को 60 इंजेक्शन चाहिए 60 मरीजों के लिए, लेकिन उनको अलॉट होते हैं 30 इंजेक्शन। ऐसे हालातों के अंदर जब वापस से 30 इंजेक्शन किस मरीज के लिए पहुंचे हैं ये पता नहीं है। जिन मरीजों ने पैसा दिया है अस्पताल को ज्यादा, उन मरीजों के वो इंजेक्शन लग रहे हैं। जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है वो इंजेक्शन नहीं लगवा सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होकर के भी। जी, यानी दरअसल स्थिति मनु जी ये है कि आपदा में अवसर हर कोई तलाशने की कोशिश कर रहा है और इस बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है। मेरे साथ मेरे 2 और सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रभु पटेरिया जी जुड़ गए हैं भोपाल से, रेजिडेंट एडिटर, और साथ ही अरविंद चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। आप अक्सर इन्हें हमारे साथ तमाम चीजों पर देखते रहते होंगे, तमाम बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए। मैं सबसे पहले प्रभु पटेरिया जी आपके पास आऊंगा। भोपाल और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ये भी पहली वेव थी तो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, दूसरी वेव में भी यहां से मामले आने काफी शुरू हुए। अभी रेमडेसिविर जो कि कहा जा रहा है जीवनदायिनी है, जहां तक लंग्स के इन्फेक्शन की बात है, उसको लेकर स्थिति क्या है? राजस्थान में मनु जी ने बात साफ की कि सरकार ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन फिर दबाव पड़ा, उसके बाद रिक्विजिशन पे दवा जाने लगी। मध्य प्रदेश, भोपाल आसपास में रेमडेसिविर को अभी भी क्या कालाबाजारी एक फायदे का सौदा समझकर उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं जितना देश के अलग हिस्सों से खबर आ रही है, या फिर वहां पर सरकार का कोई कंट्रोल है? इंजेक्शन यदि चाहिए तो पूरा सरकारी तंत्र का ही कंट्रोल उस पर है। यदि व्यवस्थागत यदि किसी को लेना है, सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू में ही जब इसके इंजेक्शन की कमी थी तो ये व्यवस्था की कि सरकार ने अपना स्टेट प्लेन, स्टेट हेलीकॉप्टर से जहां इंजेक्शन उपलब्ध हो रहे थे, हैदराबाद, बंबई, वहां से मंगा कर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट जिलों तक कराना शुरू किया था। इसको लेकर वितरण की व्यवस्था यूं बनाई गई थी कि अस्पताल अपने रिक्विजिशन भेजेंगे कलेक्टर के पास और वहाँ एसडीएम अपॉइंटेड है, वो एसडीएम उनको देखेगा, वेरीफाई करेगा और इंजेक्शन उपलब्ध कराएगा। ये सरकारी तंत्र है। तो कालाबाजारी जो है वो जो गड़बड़ी कर रहे हैं वो कहीं बाहर से इंजेक्शन ला रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भी जबलपुर में एक बड़ा मामला पकड़ में आया था। सिटी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर है जो संचालक थे, सरबजीत सिंह मोखा, वो खुद उनको सरकार ने पकड़ा, एनएसए की उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो सूरत से नमक और ग्लूकोज का पानी मिलाकर नकली इंजेक्शन बनाकर वाया इंदौर सप्लाई हो रहे थे प्रदेश में, जो महंगी कीमत पर बेचे जा रहे हैं। एक दूसरा तरीका इसका जो निकला है, जो भोपाल में 2-3 हॉस्पिटल्स में मामले भी पकड़ में आए कि जो स्टाफ नर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो ही नकली इंजेक्शन लगा दे रहे हैं या इंजेक्शन नहीं लगा रहे और वो इंजेक्शन को जो है ब्लैक मार्केट में बाजार में बेच रहे थे। तो इस तरीके से कालाबाजारी इसकी हो रही है। उसको रोकने की सरकार की यदि हम कहें तो राज्य सरकार ने करीब 80 लोगों पर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मामला दर्ज किया है, जिसमें से 37 लोगों के खिलाफ उसको मंजूर हो गया है, बाकी के मंजूरी के लिए अभी पेंडिंग है सरकार के पास। तो अलग अलग जगह इसकी धरपकड़ भी हो रही है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की कालाबाजारी के भी केस किए जा रहे हैं। ये सरकारी तंत्र की व्यवस्था है। लेकिन मुझे लगता है आप भी इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए काफी जूझते होंगे वहां पर बैठ के कि जब एनएसए लग रहा है तो फिर नए अलग से अलग ऐसे कालाबाजारी आखिर आ कहां से जा रहे हैं। खैर, मैं अरविंद चतुर्वेदी से बात करना चाहूंगा। अरविंद, जिस तरीके से दूसरी वेव में उत्तर प्रदेश में मामले पॉजिटिव हुए और बहुत तेजी के साथ बढ़े, 20,000 30,000 तक पहुंच
पहुंचने लगे, उसी तरीके से जो रेमडेसिविर है उत्तर प्रदेश में नेगेटिव क्वांटिटी में जाने लगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है ऐसे कालाबाजारियों की मरम्मत करने के लिए, और दूसरा ये इंजेक्शन सही मरीज तक पहुंचे, सही जगह पहुंचे, कालाबाजारी या इनकी जमाखोरी ना हो। देखिए, अभी फिलहाल मैं आपको अपडेट देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक 146 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1253 रेमडेसिविर जो है इनके पास से जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वो बरामद की हैं। 1337 ऑक्सीजन सिलेंडर इनके यहां से बरामद किए गए हैं। उसके अलावा 844 ऑक्सीमीटर और 62 लाख 35 हजार रुपए इनके यहां से बरामद किए गए हैं। इन लोगों के ऊपर सरकार एनएसए लगाने की तैयारी कर रही है। उसके अलावा जिन्होंने इसके जरिए, इस तरह के कामों के जरिए संपत्ति इकट्ठा की है, उनकी संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई भी आगे सरकार करने जा रही है। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो जीवन रक्षक दवाएं हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर हैं या जो भी इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई कोविड-19 से संबंधित दवाएं हैं, आने वाले समय में उसके लिए क्या कर रही है और बीते हुए कल में जो करने की उन्होंने कोशिश की उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। सारे जिलाधिकारी जो हैं अब इसके कस्टोडियन हो गए हैं। जो भी रिक्विजिशन है आती है वो जिलाधिकारियों के पास आती है, हर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तब शुरू हुई जब प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग भी इसमें शामिल हो गए। आपने देखा होगा कि लोगों ने यहां तक कर दिया कि पानी, ग्लूकोज और पानी भर के इंजेक्शन बेचने लगे। बहुत सारे ऐसे केसेस आए। मैं समझता हूं इंडिया न्यूज में बहुत सारे लोगों ने फोन करके इस तरह की बातें बताई कि उनसे 40,000 रुपए ले लिया गया और उनको जो है पानी से भरा हुआ रेमडेसिविर इंजेक्शन दे दिया गया। तो सवाल यह है कि इसमें वो लोग शामिल पाए गए राजीव, जो लोग इस काम को जानते थे और उसमें डॉक्टर भी शामिल रहे। आप देखिए, बहुत मेरठ में गिरफ्तारी हुई, गाजियाबाद में गिरफ्तारी हुई, लखनऊ में गिरफ्तारी हुई, उसमें अस्पतालों के, प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर और स्टाफ भी शामिल रहे। तो ये सारी चीजें तब हुई जब उनके खुद लोग शामिल रहे और उसके बाद सरकार ने ये कड़े कदम उठाए हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अब धीरे धीरे मांग तो कम हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग सक्रिय हैं जो आपदा में पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि अब इस बात से लोगों को भी सचेत होना चाहिए। आप देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग हुई, जो लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, जिस समय उनके अपनों की जान बचानी थी, उनको जहां भी कोई कह रहा था कि नहीं मुझे रेमडेसिविर मेरे पास है, अब वो पानी वाला है, वो ग्लूकोज वाला है, वो असली है, उनको पता नहीं है, क्योंकि उनका अपना जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। ऐसे में बहुत सारे लोगों के साथ ठगी हुई है। मैं समझता हूं ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को ही करनी पड़ेगी। आपका कहना सही है, आप तीनों का कहना सही है। जब किसी का नजदीकी मरीज जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा हो तो वो ये तय करने के लिए वक्त नहीं निकालता कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, इसकी कीमत कितनी है। दरअसल ये लूटने की कोशिश थी इन कालाबाजारियों की तरफ से। उम्मीद है तमाम राज्य सरकारों की तरफ से किए जा रहे उपाय इन पर लगाम लगाएंगे और दवाई सब तक पहुंचेगी। मनु शर्मा जी आपका, प्रभु पटेरिया जी आपका और अरविंद चतुर्वेदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी 3 अहम राज्यों से हम तक लाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कोविड मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही इस दवा रेमडेसिविर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ जरूरी फैक्ट आम लोगों के बीच रख दिए हैं। सरकार का मकसद इसके जरिए लोगों में रेमडेसिविर को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे दूर करना है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि कोरोना मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर का उत्पादन हमारे पास पर्याप्त है, लोग इसे सिर्फ डॉक्टर्स की सलाह पर ही खरीदें। बहरहाल रेमडेसिविर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह साफ किया कि यह कोविड-19 में लाइफ सेविंग दवा नहीं है, इसका इस्तेमाल केवल अस्पताल के निर्देश पर करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए कहा कि रेमडेसिविर एक प्रायोगिक दवा है जिसका केवल आपात स्थिति में ही इस्तेमाल मंजूरी है, इस तरह इसका गैर जरूरी इस्तेमाल सही नहीं। मंत्रालय ने कहा कि अभी तक जो भी अध्ययन सामने आए हैं उनमें पूरी तरह साबित नहीं हुआ कि इसके इस्तेमाल से कोविड-19 संक्रमित मरीजों को बचाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल उन मरीजों के लिए होता है जो थोड़ा अधिक बीमार और ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि रेमडेसिविर का कभी भी होम आइसोलेशन में रहकर या घर पर इलाज करा रहे मरीजों पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। रेमडेसिविर की देश में इस वक्त जितनी मांग है, क्या वो सच में इतनी कारगर है? अगर इस सवाल का जवाब हम खोजने जाएं तो पाएंगे कोविड के इलाज में इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ ही देश कर रहे हैं। यही नहीं, WHO ने भी इस दवा के इस्तेमाल से परहेज करने को कहा है। WHO के मुताबिक कोविड के इलाज में यह दवा कुछ खास कारगर नहीं है, जबकि भारत में
कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स ने इसके इस्तेमाल से होने वाले खतरों को लेकर लोगों को आगाह किया है। हालांकि इसके बाद भी देश में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। इसकी बढ़ती मांग की वजह से इसे बनाने वाली कंपनियां और मुनाफाखोर इस मौके का फायदा उठाकर पैसा भी बना रहे हैं। और अब इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। देश में 24 घंटे में करीब 19,000 मामलों में कोविड के कमी आई है। कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में कमी आई। मौत के मामलों में ज्यादा कमी हालांकि देखने को नहीं मिली। दिल्ली में 24 घंटे की बात करें 8,506 केस, कल से 2,000 कम। उत्तर प्रदेश में 15,747 केस, कल से 2,000 कम। मुंबई में भी घटे कोरोना के मामले। केरल में कल से 5,000 कम मामले आए। महाराष्ट्र में कल के मुकाबले करीब 2,500 मामले आज कम मिले हैं। कि प्रदेश का रिकवरी रेट बढ़ रहा है, रिकवरी की प्रतिशत हम देख रहे हैं वो निरंतर बढ़ रही है, और हम ये भी देख रहे हैं कि संक्रमण का स्तर नीचे आ रहा है। तो ऐसे में हमें और सावधान रहते हुए संक्रमण को बिल्कुल निचले स्तर पर ले जाना है। कि मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर को घटाने में हम सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं। कभी 24% तक ये संक्रमण की दर पहुंच गई थी। अब 24% से घटते घटते अगर कल की हम संक्रमण की दर देखें तो ये 11.8% हो गई है। अगर साप्ताहिक पॉजिटिविटी संक्रमण की दर देखी जाए तो ये भी 14.8% है। कल जो पॉजिटिव केस आए उनकी संख्या 8,087 है। हम 13,500 तक पहुंच गए थे। रोज लगातार धीरे धीरे, तेजी से नहीं घट रहे, लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव केस की संख्या लगातार कम होती जा रही है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। हमें अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे। वहीं कोविड के बीच दिल्ली में भी हालात सुधर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में 8,500 कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में संक्रमण दर अब 12% रह गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के दिल्ली में 10,000 से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 केस आए हैं दिल्ली में। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है। अस्पतालों में भर्ती लोगों की संख्या भी अब काफ़ी कम हो गई है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के 3,000 से ज़्यादा मरीज कम हो गए हैं। उधर दिल्ली के बड़े अस्पताल सर गंगाराम के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा ने कहा है कि देश में संक्रमण की दर कम हो गई है, इसलिए नए मामले कम आएंगे। बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल अगर जल्द शुरू हो जाता है तो फिर हम उन्हें भी वैक्सीन देंगे। आंध्र प्रदेश से कोविड मरीजों को लेकर बिना कागज के तेलंगाना आ रही एम्बुलेंस को अलग अलग बॉर्डर पर रोका जाने लगा है। वहीं इस मामले में संज्ञान लेते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले मरीजों के साथ एम्बुलेंस को आने की तभी परमिशन मिलेगी जब उनका अस्पतालों के साथ पहले से टाई अप होगा। शुक्रवार को भी आंध्र प्रदेश से कोविड मरीजों को लेकर तेलंगाना आ रही एम्बुलेंस को बॉर्डर पर रोक दिया गया था। रोकने के बाद उन्हीं एम्बुलेंस को छोड़ा जा रहा है जो तेलंगाना के किसी भी अस्पताल का दिया गया प्रिस्क्रिप्शन या कोई परमिशन या फिर आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से जारी पास को दिखा पा रहे हों।
जब देश कोरोना की भयावह मार झेल रहा है, उस मुश्किल समय में इंडिया न्यूज और समूचा ITV नेटवर्क आपकी मदद के लिए खड़ा है। आपको देश दुनिया के जाने माने डॉक्टरों की मुफ्त सलाह घर बैठे मिले, इसके लिए हमने इंडिया न्यूज OPD लाइव चला भी रखी है और इसका जिक्र हम अपने बुलेटिन में करते रहते हैं। लेकिन हमें सिर्फ आपकी चिंता नहीं, बल्कि आपके बच्चों का भी पूरा ख्याल है। बच्चे घर में कैद हैं और उनमें नेगेटिविटी बढ़ रही है। सच पूछिए तो संकट देश के भविष्य पर है। इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को घर बैठे बैठे ही पूरी तरह भारतीय बनाया जाए और उनका ज्ञान भी बढ़ाया जाए। दरअसल बच्चों में एक अलग तरह का उत्साह और रुचि पैदा की जाए। इसके लिए हमने पारंपरिक, पौराणिक और धार्मिक कहानियों की एक एनिमेशन सीरीज तैयार की है। हिंदी और अंग्रेजी में कविताओं की भी सीरीज बनाई गई है ताकि उनका उच्चारण अच्छा हो, भाषा का ज्ञान बढ़े। घर में अगर बच्चे हैं तो याद रखिए, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग को आपको सब्सक्राइब करना है। हर नए वीडियो सबसे पहले आपको मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके बच्चों के लिए हमने क्या तैयार किया है, एक नजर देखिए। छोटे बच्चों की स्टडी की टेंशन छोड़िए और हो जाइए कूल, क्योंकि हम सब मिलकर आपके घर ला रहे हैं एक अलबेला स्कूल। फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। मैं और हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स आपको सुनाएंगे बाल राम कथा, बाल कृष्ण कथा, श्रीमद् भगवत कथा, पंचतंत्र के किस्से और दादा दादी की कहानियाँ। और मैं सिखाऊंगा डांस, हिंदी, इंग्लिश, राइम्स, फन गेम्स, क्विज, आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ छोटे बच्चों को मिलेगी मस्ती वाली क्लास। तो अपने लिटिल वंस को घर बैठे बनाइए चैम्प। फौरन लॉग इन करें हमारा YouTube चैनल फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग।